physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about of the electrotherapy general introduction. तो आज के इस वीडियो में हम जनरल इंट्रोडक्शन समझेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी एक्चुअल होता क्या है, इलेक्ट्रोथेरेपी को हम कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन सी इसमें हम मॉडलिटीज़ का यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जो हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में वो हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है, इलेक्ट्रोथेरेपी में करेंट्स किस टाइप के यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी क्या करता है, क्लासिफिकेशंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इंडिकेशंस, काउंटर इंडिकेशंस, तो ओवरऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हम वन बाय वन सारे टॉपिक अब कवर करेंगे। तो फर्स्ट सबसे जो मेन टॉपिक है वो बहुत इंट्रोडक्शंस मेन है, क्योंकि ये जब आपको अच्छे से आता होगा तो वो टॉपिक आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट इज़ इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी होता क्या है एक्चुअल में, इसका यूज़ क्या होता है वो समझेंगे। तो इलेक्ट्रो और थेरेपी मीन्स हम कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम थेरेपी देते हैं पेशेंट को। मीन्स हमें क्या होता है, लोग समझते हैं कि हम ओनली मैनुअली ही ट्रीट करते हैं। नहीं, हम मैनुअल नहीं मैकेनिकल भी ट्रीट करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं। मैनुअल और मैकेनिकल थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। मैनुअल मीन्स पेशेंट हिमसेल्फ खुद से अपना एफर्ट लगा के पेशेंट को ट्रीट करता है, जैसे कि हम एक्सरसाइज कराते हैं, तो वो क्या हो गई, मैनुअल एक ट्रीटमेंट हो गया। मैकेनिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम पेशेंट को कुछ मॉडलिटीज़ का यूज़ करके, कुछ एप्लीकेशंस का यूज़ करके, कुछ मशीन्स का यूज़ करके हम उसे थेरेपी देते हैं, तो वो मैकेनिकल थेरेपी होती है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी में मोस्टली हम मैकेनिकल ट्रीट करते हैं पेशेंट को। तो मैकेनिकल ट्रीट में बहुत सारी मॉडलिटीज़ हम यूज़ करते हैं, तो उन मॉडलिटीज़ को हम वन बाय वन सारे नेम भी समझेंगे। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रोथेरेपी एक थेरापेटिक एप्लीकेशन है जिसमें कि हम कुछ एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक अ हीट जिसमें कि हम थर्मोथेरेपी, कोल्ड मीन्स अ क्रायोथेरेपी, वाटर प्रेशर जैसे कि हम फुट बहुत प्रेशर होता है, वाटर बहुत प्रेशर होता है तो उनका हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोथेरेपी भी आ जाता है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, साउंड्स, इलेक्ट्रिक करंट्स, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं थेराप्यूटिकली पर्पज। मीन्स जिस पेशेंट को जो भी जिस टाइप की कंडीशंस है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उन मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं और उससे पेशेंट को रिलीफ देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ अ इलेक्ट्रोथेरेपी करंट जो है उसे हमने क्लासिफाइड किया है 3 टाइप से। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कब कौन सा करंट यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस कंडीशन में कौन सा करंट यूज़ करना है, कब कौन सा यूज़ करना है। तो वो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक देखते हैं। तो क्लासिफाइड जो हम करते हैं फ्रीक्वेंसी के बेस पे करते हैं, इसमें कि हम लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट। तो लो, मीडियम एंड हाई ये हम 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ही क्यों ले रहे हैं। तो जो लो फ्रीक्वेंसी करंट में जितनी सारी हमारी डिवाइसेस आती है उनका हम यूज़ करते हैं सुपरफिशियल करंट्स के लिए, सॉरी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट के लिए। मीन्स पेन हो रहा है, सुपरफिशियली पेन है, डल पेन है, बैकिक पेन है। ओके, तो जो अगर सुपरफिशियली पेन है, सुपरफिशियल कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप लो फ्रिक्वेंसी करंट का यूज़ कर सकते हैं। मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट एंड हाई फ्रिक्वेंसी करंट का जो हम यूज़ करते हैं वो डीप टिश्यूज़ के लिए करते हैं। डीप मसल्स पेन हो रहा है, डीप टिश्यू में पेन हो रहा है, ओके, तो इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो वो आपको मीन्स पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आप करंट्स का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज़ नाउ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लो फ्रिक्वेंसी करंट। तो लो फ्रिक्वेंसी करंट में जो फ्रिक्वेंसी होती है 0 to 100 साइकिल्स पर सेकंड का हम करंट इसमें यूज़ करते हैं, जो मेनली हम यूज़ करते हैं नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए। मीन्स जो भी पेशेंट को पेन हो रहा है, नर्व कोई भी थोड़ा सा कंप्रेस हो या पेन हो रहा है नर्व में, मसल्स को स्टिमुलेशन देना है, मसल्स को रीएजुकेट कराने के लिए, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए। तो इसके लिए हम मोस्टली लो फ्रिक्वेंसी करंट का ही यूज़ करते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी करंट का एक ओवरऑल समझ लेते हैं। ये पूरा ओवरऑल है हमारे लो फ्रिक्वेंसी करंट का, मीन जिसमें हम फ्रिक्वेंसी 0 to 100 साइकिल पर सेकेंड यूज़ करते हैं और इसका यूज़ फॉर
नर्व एंड मसल स्टिमुलेशन, पेन रिलीफ, मसल रिएडुकेशन, एडिमा रिडक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लो फ्रिक्वेंसी करंट। कौन कौन सी टाइप्स मीन्स कौन कौन से आप करेंट्स हैं वो इस कंडीशंस में दे सकते हो, और लो फ्रिक्वेंसी करंट में किस किस टाइप के आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किस टाइप की मॉडलिटीज़ यूज़ कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्ट करंट आप दे सकते हैं, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी करंट में आप डायरेक्ट करंट दे सकते हैं, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट दे सकते हैं, साइनोसाइडल डायरेक्ट करंट दे सकते हैं, डायनामिक करंट्स, हाई वोल्टेज पल्स गैल्वेनिक करंट, माइक्रो एम्परेज इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन मीन्स टेंस। तो ये जो 7 टाइप्स के लो फ्रिक्वेंसी करंट आप देख रहे हैं, ये आपके सेकेंड ईयर में सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। तो ये सारे जो करंट्स हैं वो आप सुपरफिशियली पेन के लिए आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज अ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है वो, जैसे कि हमने आपको बताया, डीप टिश्यूज, डीप मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो दीज आर थेरापेटिकली यूज करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1000 to 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड। मीन्स अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी इस टाइप की हो गई। लो फ्रीक्वेंसी करंट में जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो इस टाइप से थी। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में हमारी फ्रीक्वेंसी इसके साइकिल्स है वो इंक्रीज हो गया। ओके, एंड जो हम ये करंट जो यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ डीप टिश्यूज को स्टिमुलेट करने के लिए, मसल्स को और नर्व को। नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर अ क्लिनिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, सॉरी, क्लिनिकली हम यूज़ क्या करते हैं, मसल्स रीएजुकेशन, प्रिवेंट मसल्स एट्रोपी। हमारी मसल्स धीरे धीरे एट्रोपी होने लगती है, डिसयूज होने लगती है, शॉर्टनिंग होने लगती है मसल्स की, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एडिमा को रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और बहुत सारे इसके एक्शंस होते हैं, जैसे कि हो गया हीलिंग प्रोसेस को इनकरेज करना, इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना, पेन को रिलीव करना, मसल्स स्पाज्म को रिलीव करना, सिडेटिव इफ़ेक्ट्स के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके बेनिफिशियल या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है उसमें जो हम मोस्टली 3 टाइप के करंट यूज़ करते हैं। इंटरफेरेंशियल करंट मीन्स IFT का यूज़ करते हैं, रसियन करंट और रिवॉक्स करंट। तो ये सारे कुछ आपके सेकेंड ईयर के टॉपिक है, लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में आप हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पढ़ेंगे। ओके, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एक ओवरऑल समझ लेते हैं इसके बारे में, जो कि समरी टाइप का हो गया मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का। जो फ्रीक्वेंसी होती है 1000 to 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड, जो हम यूज़ करते हैं मसल्स एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए, मसल्स रीएजुकेशन के लिए, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी करंट, जो कि आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल में जो हो गया वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मोर देन 10,000 साइकिल पर सेकेंड। अभी तक आपने क्या पढ़ा, 1000 to 10,000 साइकिल्स का था जो कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट था। अब क्या हो गया, मोर देन 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड की इसमें फ्रीक्वेंसी देंगे। तो ये जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है मीन्स हमारे बहुत डीप टिश्यूज तक के लिए होगी, हमारे बोन के लिए हो सकते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दे आर मेनली यूज फॉर डीप टिश्यूज हीटिंग फॉर थेरापेटिकली पर्पज। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे हम बैरिश मॉडलिटीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो जो मॉडलिटीज़ होती हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडलिटीज़ हैं, माइक्रोवेव डायथर्मी MWD, SWD मीन्स शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी LWD एंड थेरापेटिकली अल्ट्रासाउंड। तो ये जो आप हैं ये थर्ड ईयर में पढ़ेंगे सारी मॉडलिटीज़। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट है इसका एक समरी देख लेते हैं। मीन्स फ्रीक्वेंसी मोर देन 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड, यूज फॉर मसल्स स्पाज्म एंड पेन रिलीफ। हमारी जो मसल्स होते हैं उसमें स्पाज्म आ जाता है, टाइट मीन्स उसका टोन है वो इंक्रीज होने लगती है, मसल्स धीरे धीरे वहाँ पे एक जगह स्पास्टिक होने लगती है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं
वॉट वाई डू इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी ही क्यों हम यूज़ में लेते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी क्या करता है वो समझते हैं। अभी तक हमने समझा इलेक्ट्रोथेरेपी होता क्या है, इलेक्ट्रोथेरेपी में हम किस टाइप के करंट्स यूज़ करते हैं और वो करंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं वाई डू इलेक्ट्रोथेरेपी। जैसे कि आपको पता होगा, पेन मैनेजमेंट के लिए, पेन को रिलीफ करने के लिए जो हमारा पेन गेट साइकिल होता है, पेन गेट जो मैकेनिज्म है उसके उसके पर ये काम करता है उस पर, तो इसलिए हमारा पेन रिलीफ होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इम्प्रूव रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स, हमारे जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मीन्स जो भी रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, जैसे हमारी मसल्स है वो स्पास्टिक हो गई, धीरे धीरे हमारी मसल जब स्पास्टिक हो जाती है तो हमारे जो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब उस जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है उससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आप कोई मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे, आप जो डेली एक्टिविटीज़ थी वो धीरे धीरे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो स्पास्टिक मसल्स है उसे रिलीफ कराना है। तो जो स्पास्टिक मसल्स को रिलीफ कराएंगे हम कुछ हीट थेरेपी का यूज़ करेंगे, कुछ मॉडलिटीज़ का यूज़ कर देंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस। तो मसल्स धीरे धीरे हमारे रिलीफ में आ जाएंगे और हम सारे फंक्शंस फिर से कर सकेंगे। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शंस, जो भी डिसफंक्शंस हुए हैं, improvement of the strength, improvement of motor control, muscle atrophy, local blood flow, improve range of joint mobility। लोकल ब्लड फ्लो मीन्स हम क्या करते हैं, जैसे ही हम हीट थेरेपी का यूज़ करते हैं तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उनका जो डायमीटर होता है, जैसे ही हमने हीट थेरेपी यूज़ की तो वो डायलेट कर जाती है, डायलेट कर जाती है तो हमारा ब्लड फ्लो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, वुंड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब वुंड है तो वहाँ पे ब्लड का पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा ब्लड जाएगा तो उसके साथ हमारे एंटीबायोटिक जो भी एंटीबायोटिक WBC है, RBC है वो जाएंगी, प्लेटलेट जाएंगी जो कि उस वुंड को हील करने में हेल्प करेंगी। अब हमें क्या कराना है, वुंड हीलिंग के लिए हमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कराना है। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कराने के लिए आप थर्मोथेरेपी का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारी ये ब्लड वेसल्स होगी, यहाँ पे हमारा कोई वुंड है, ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो हम यहाँ तक के लिए इंक्रीज़ करेंगे तो उसके लिए हमें हीट थेरेपी का यूज़ करना है। सपोज़ हमारी ब्लड वेसल्स इस टाइप की है और अब हमें उसे डायलेट कराना है, तो हमने ऐसा किया तो जिससे क्या हुआ, ब्लड फ्लो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा जो वुंड है वहाँ तक अच्छे से पहुँचेगा। तो जिससे क्या हो सकता है कि वहाँ की जो हीलिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जितने सारे टॉक्सिक वहाँ हैं वो सारे डेड हो जाएंगे। ओके, तो ये हम हीट थेरेपी में यूज़ करते हैं। जैसे हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो, आपको इंजरी हो गई एक्यूट कंडीशंस में और आपका जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखना है जब भी आपके एक्यूट कंडीशंस होती है तो उस कंडीशंस में आप हमेशा क्रायोथेरेपी मीन्स कोल्ड का यूज़ करेंगे, आइस का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए। यदि आप हीट का यूज़ कर देंगे तो ब्लड वेसल्स आपके डायलेट हो जाएंगे और ब्लीडिंग होगी, तो इसलिए आपको याद रखना है हमेशा कोल्ड का यूज़ करना है एक्यूट कंडीशंस में और आपका हीट का यूज़ करना है आपको क्रोनिक कंडीशंस में। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है और क्या क्या हम इसका यूज़ करते हैं वो समझते हैं। इन्हांस माइक्रो सर्कुलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस टू हीट वुंड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हम सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस और होगा, जिससे कि हमारी जो वुंड है वो हील होगा। रिस्टोर इंटीग्रिटी ऑफ कनेक्टिव एंड डर्मल टिश्यूज़, जो हमारे प्लेटलेट्स का यूज़ करते हैं वो हमारे क्या करती है, वहाँ के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और जो भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसे फिर से वुंड हीलिंग करेगी और वहाँ पे डर्मल टिश्यूज़ हैं उनको फिर से रिस्टोर करेगी। एक्यूट एंड क्रोनिक एडिमा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेलरेट एब्जॉर्प्शन रेट, मीन्स ये बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन रेट को, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, तो इसका जो हमारी फिजियोलॉजी पे बहुत अच्छा रोल होता है हमारी बॉडी के। नेक्स्ट इज अफेक्ट ब्लड वेसल्स परमिएबिलिटी, ब्लड वेसल्स परमिएबिलिटी को अफेक्ट करता है। मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन, ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक फ्लो इनको इंक्रीज़ करता है, पेरिफेरल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, इंड्यूस करता है हमारी आर्टेरियल, वेनस एंड लिम्फेटिक फ्लो।
ओके, तो ये हमारे फिजियोलॉजी पे काम कर रहा है ना। तो हमारी हम जो मेडिसिन्स लेते हैं वो भी तो यही काम करती है, बट हम यहाँ पे मेडिसिन्स का यूज़ ना करके हम थेरेपी का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये ना बहुत अच्छा है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि मेडिसिन्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, तो लोग जितना ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं तो वो अवॉइड कर रहे हैं मेडिसिन्स को और फिज़ियोथेरेपी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको लोगों को और जागरूक कराना है, उन्हें बताना है कि मेडिसिन्स क्या करती है और आपकी जो फिज़ियोथेरेपी है वो क्या करती है। फिज़ियोथेरेपी हमारी जो हम जितना हीट मॉडलिटीज़ का यूज़ करते हैं वो हमारी फिज़ियोलॉजी पे वर्क कर रही होती है। तो आपको थोड़ा-सा डिटेल में समझाना होगा लोगों को, क्योंकि आपको ना अभी से काम करना स्टार्ट करना होगा। आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, क्योंकि आप अभी सेकंड ईयर में हैं, जब तक आप फोर्थ ईयर में आएँगे तब तक क्या करना है आपको, लोगों को अच्छे से अच्छे जागरूक कराना है, फिजियोथेरेपी के लिए अवेयर कराना है, जिससे कि लोग जान सकें एक्चुअल फिजियोथेरेपी का मीन्स क्या होता है। अभी तक लोग ओनली फिजियोथेरेपी मीन्स मसाज और एक्सरसाइज ही समझते हैं, बट आपका अपना प्रोफेशन में खुद से इम्प्रूवमेंट लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। क्या क्या हम क्लासिफिकेशंस किस टाइप से क्लासिफाइड किया गया है इलेक्ट्रोथेरेपी में, जितने सारे हम एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें क्लासिफाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द फील्ड। फील्ड के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो डायग्नोसिस और इलेक्ट्रोथेरेपी, जो कि आपके सेकेंड ईयर का सिलेबस में है। इलेक्ट्रो डायग्नोसिस में आप एसटी कर्व पढ़ेंगे, गैल्वेनिक फेरेडिक टेस्ट पढ़ेंगे, गैल्वेनिक करंट फेरेडिक करंट्स पढ़ेंगे, जो कि हम डिवाइड किया है फील्ड के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोथेरेपी टेंस आईएफटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी रेंज, जो कि हमने अभी पढ़ा था लो फ्रीक्वेंसी, मिडिल फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी में जो करंट पढ़ते हैं आप, वो आप पढ़ेंगे गैल्वेनिक करंट, फेरेडिक करंट। ओके, मिडिल फ्रीक्वेंसी में आप पढ़ेंगे आईएफटी एंड हाई आईएफटी, रसियन करंट, रिबॉक्स करंट पढ़ेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी में आप जितनी भी डायथर्मी है वो सारा कुछ इसमें आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। बहुत टाइम पहले जो एक क्लासिफाइड किया गया था, जैसे कि जिसे हम अनदर नेम से बोलते हैं बर्नार्ड करंट, जिसे डायनामिक करंट, जो कि आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। आईएफटी पढ़ेंगे जिसे हम ट्रावर्ड गैल्वेनिक करंट बोलते हैं, जो कि मसल स्टिमुलेटिंग करंट है। कोर्ट्स करंट या रसियन स्टिमुलेशन, जो कि हम मसल स्टिमुलेटिंग करंट का यूज़ करते हैं, जो मोस्टली हम जो रसियन करंट होता है ये हम जो स्पोर्ट्स के पर्सन होते हैं एक्चुअल में उनके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे कि थर्मोथेरेपी और क्रायोथेरेपी। थर्मोथेरेपी में हम जो यूज़ करते हैं हीट थेरेपी का और कोल्ड थेरेपी का। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लाइट वेव। हमारी जो माइक्रोवेव्स होती है उनके अकॉर्डिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि आईआरआर आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर में। यूवीआर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि जिसे हम एक्टिनोथेरेपी भी बोलते हैं, लेज़र, जो कि आप थर्ड ईयर में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र की कुछ मॉडलिटीज़ होती हैं जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और कन्वर्जन का काम करती हैं, जो कि आपके फिजिक्स में आपने पढ़ी होंगी टर्म्स, और उन पे ये फॉलो करती है। उन हॉट पैक हो गया, पैराफिन बाथ हो गया। पैराफिन बाथ में आप मॉइस्ट हीट का यूज़ करते हैं, मॉइस्ट हीट लेते हैं, वैक्स जो होती है उसका यूज़ करते हैं। फ्लूइडोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मॉइस्ट एयर, रेडिएंट हीट, तो ये सारी जो है आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है इनके बारे में, क्योंकि अभी मोस्टली आपको लो फ्रिक्वेंसी और मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट ही पढ़ना है। क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोड ऑफ हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्लासिफाइड किया गया, जो कि हमारी डायथर्मी पे है। एक होता है हीट हमारा एंडोजेनस और एक होता है एक्सोजेनस। एंडोजेनस जो कि हमें डीप हीटिंग प्रोवाइड करती है, और एक्सोजेनस जो कि हमारे सुपरफिशियली हीटिंग प्रोवाइड करती है। तो हीट प्रोड्यूस विद इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि SWD, MWD, जिसे हम शॉर्ट वेव डायथर्मी और लॉन्ग वेव डायथर्मी बोलते हैं। एक्सोजेनस हीट जो कि हमारी हीट जो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के आउटसाइड, जैसे कि IRR और हीट पैक या हॉट पैक बोल सकते हैं, मीन्स इंफ्रारेड
रेडिएशन और हॉट पैक। अब नेक्स्ट हम समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे इलेक्ट्रोथेरेपी जो भी एप्लीकेशंस हम यूज़ किए हैं, लो फ्रिक्वेंसी करंट हो गया या मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट हो गया या हाई फ्रिक्वेंसी करंट हो गया, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। इंक्रीज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं हमारे रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव कराता है। मीन्स जो भी यानी रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं पेशेंट को मूवमेंट्स करने में, उन्हें वो वहाँ पे रिड्यूस करता है, जिससे कि हमारी रेंज ऑफ मोशन फिर से इंक्रीज हो सके। मसल्स ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन, जो भी हमारी मसल्स एट्रोफी हो गई है, मसल्स जो है अपना फंक्शंस भूल गई है, उनको में कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मसल जो डेड होने लगी धीरे धीरे, उनको कॉन्ट्रैक्शन कराते मीन्स मसल्स स्टिमुलेटिंग का काम करते हैं। रिटायर्ड मसल्स एट्रोफी, जो हमारी मसल्स एट्रोफी धीरे धीरे हो जा रही है मीन्स डिसयूज़ करने पे, आप मसल्स का यूज़ नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे मसल्स जो है हमारी डेड होती जा रही है, एट्रोफी होती जा रही है। तो उसे को हम इम्प्रूव करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मसल्स स्पाज़म को कम करने के लिए, रिलीज पॉलीपेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि हमारे उसमें काम आता है। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस का जो पेशेंट होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको रिलीज़ करता है। डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, तो इन सारे जो भी हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं उन्हें भी ये देखता है। डिक्रीज स्पास्टिसिटी, मसल्स की स्पास्टिसिटी को कम करता है। वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। इंड्यूस ऑन्टोजेनेसिस, टिश्यू रिजनरेशन, रीमॉडलिंग, मीन इन सारी चीज़ों का ये बहुत अच्छे से हम जो यूज़ करते हैं, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये ना बहुत एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में जब भी आप इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ कराते हैं। सो नाउ डिस्कसिंग टू द इंडिकेशंस। क्या क्या इंडिकेशंस हैं वो के सेम जो कि हम आपको बता चुके हैं। पेन मैनेजमेंट इन एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक क्या होते हैं? एक्यूट कंडीशंस होती है जो कि जस्ट टू द इंजरी, जैसे कोई इंजरी हुई उसके 2 to 5 डेज तक जो टाइम चलता है, 2 to 3 डेज के अकॉर्डिंग टाइम के जो टाइम चलता है, टाइम पीरियड होता है, उसे हम एक्यूट टाइम बोलते हैं। क्रोनिक मीन्स आपको 5 डेज के बाद जो टाइमिंग पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं क्रोनिक कंडीशंस। ओके, तो जो एक्यूट या क्रोनिक पेन हो रहा है उसके लिए हम बेनिफिशियल है ये। क्रोनिक न्यूरोजेनिक पेन हो रहा है, जनरल सिस्टमैटिक पेन हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट देता है। जॉइंट में फ्यूज़न है, सॉरी, जॉइंट में कोई फ्यूज़न हो गया है मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगा, कोई अडीमा है एक्यूट और क्रोनिक कंडीशंस, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। मसल्स एट्रोफी, अल्सर्स हो गए हैं, वुंड्स है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर या वीनस इनसफिशिएंसी है, तो उनके लिए हम बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया कंडीशंस है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, तो इस टाइप की कंडीशंस है, तो उसमें आप इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। अब समझते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। क्या ऐसी कंडीशंस है जिसमें आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रोथेरेपी करा रहे हो, दे रहे हो किसी पेशेंट को, तो उससे पहले आपको इसके बारे में पूछना है, उससे बातचीत करनी है, और इससे जो ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं इनके बारे में पूछना है कि कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, कभी कोई आपका फ्रैक्चर हुआ हो और मेटल इम्प्लांट हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होगी पेशेंट से हिस्ट्री लेके, क्योंकि आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होगी तभी आपको पेशेंट बताएगा, वरना पेशेंट अपने आप से आपको नहीं बताएगा। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट, जैसे कि आर्टीरियल या वेनस थ्रोम्बोसिस है, उसे कोई हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है मीन्स पहले से ब्लॉकेज हो रहा है हार्ट वॉल पे, कोई पहले से बहुत ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम है और आप उसे थर्मोथेरेपी दे रहे हो, तो उससे कंडीशंस और वर्स्ट हो सकती है। बीपी हाई रह रहा है, मॉनिटरिंग करनी होगी, फीवर्स तो नहीं है, तो ये कंडीशंस आपको पता करनी होगी वो पेशेंट से। आप जब प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे उसकी तभी आपको पता चलेगा। आर्टीरियल वेनस थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, स्टिमुलेशन ओवर द कैरोटिड साइनस, कोई कैरोटिड साइनस है,
हार्ट डिजीज़ है कोई सी, पेसमेकर तो नहीं पड़ा है पेशेंट को, पेसमेकर पड़ा है, आप हीट थेरेपी दे रहे हो, तो हमारे टिश्यूज़ क्या करेंगे, वो पेसमेकर जो पड़ा है वो हीट को और ज़्यादा कैप्चर कर लेगा, एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। एब्ज़ॉर्प्शन का काम करता है, तो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी तो हमारे टिश्यूज़ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। पेशेंट को बहुत ज़्यादा अंदर से बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएँगे। प्रेगनेंसी तो नहीं है, सीज़र डिसऑर्डर है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, हेमरेज तो नहीं है, मैलिग्नेंसी है क्या? इसमें क्या होगा, मैलिग्नेंसी में और ज़्यादा हमारे जो सेल्स हैं और ज़्यादा रीजनरेट होने लग जाएँगी, ठीक है? तो ऐसी कंडीशंस आपको पता करनी होगी, पेशेंट से हिस्ट्री लेके ही आप पता कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, बर्न कोई सेंसेशन डिमनेस तो नहीं है, सेंसेशन फील हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट होते हैं जिन्हें सेंसेशन ही नहीं फील होता, उन्हें डीप और दो कोल्ड और हीट का सेंसेशन पता नहीं चलता। तो आपको पहले सबसे पहले उसे पता करना है कि सेंसेशन कैसे, क्रूड टच करके, फाइन टच करके आप उससे पता कर सकते हैं। थोड़ा सा आप हॉट पे रख के पूछ सकते हैं कैसा फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है या ठंडा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा है। तो ये आपसे पेशेंट के लैंग्वेज में आप उससे पूछेंगे तभी पेशेंट पता चले कि पेशेंट को सेंसेशन है ही नहीं, वो फील ही नहीं कर पा रहा और उसे आप हॉट पैक दे दे रहे हो। हॉट पैक दे दोगे, धीरे-धीरे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाएगा और पेशेंट को तो पता चलेगा नहीं। जब उसकी स्किन जब बर्निंग हो जाएगी उस तब आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए आपको सेंसेशन चेक करना मस्ट है। सबसे पहले आपको सेंसेशन चेक करने जब भी आप हॉट थेरेपी का यूज़ कर रहे हो, कोई भी मॉडरेटिज़ का यूज़ कर रहे हो। ओके, एटोपिक स्किन, कोई स्किन एटोपी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। इन्फेक्शंस तो नहीं है, इन्फेक्शन है स्किन पे और आपने थेरेपी अप्लाई कर दी, पता चला कि इन्फेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो ये कंडीशंस आपको कैसे पता चलेंगी, जब आप पेशेंट से अच्छे से बातचीत करेंगे, पेशेंट के हिस्ट्री लेंगे, कब कैसे प्रॉब्लम हुई, कब से स्टार्ट हुआ आपको पेन, क्यों पेन स्टार्ट हुआ। जब आप पेशेंट से बातचीत करेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स खुल के सामने आ जाएंगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ये हमने इसमें कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर किया है। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स लेके आएंगे, मीन्स किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड आप काम कर सकते हो इसमें, और किस टाइप से आपको काम करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा वो समझ लेंगे। उसके बाद हम सारे टॉपिक वन बाय वन, जिससे कि आपको क्लिनिकली और एकेडमिक और दोनों की ही नॉलेज हो, बैलेंसिंग बनी रहे, दोनों की नॉलेज आपको होती रहे। So thank you.